थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी, उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसमें आपके नोट्स में है वो देखते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोलीय अपवर्तक सतह। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, गोलीय अपवर्तक सतह, ये होती क्या है और इसके क्या फार्मूले हम डिराइव करेंगे वो देखते हैं। गोलीय अपवर्तक सतह, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी तक जो हम सतह पढ़ रहे थे वो कैसी थी? फ्लैट सरफेस थी, यानी सीधी सीधी एक चौकोर कोई हमने ग्लास शीट ले ली थी, ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, या आभासी और वास्तविक गहराई में भी पृष्ठ कैसा था? ऐसा समतल ही था। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक गोला ले लिया, और मैं यहाँ डायग्राम आपको बना देता हूँ, देखिएगा। एक हमने ऐसा एक गोलाकार सतह ली और उसमें से कुछ पार्ट हमने काट दिया, तो ऐसा कुछ काट दिया है। तो ये जो सतह देख रहे हैं, ये वाली, ये सतह कहलाएगी गोलीय अपवर्तक सतह। अब गोलीय अपवर्तक सतह दो तरह की होती है, एक तो होती है उत्तल और एक होती है अवतल। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इस तरफ कैसी है? विरल माध्यम इधर है, ये सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम में कैसी होगी? कॉन्वेक्स, और इधर विरल माध्यम में अगर कॉनकेव है तो उसी प्रकार से इसको माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से देखने पर तो ये अवतल दिख रही है और इधर से देखने पर उत्तल दिख रही है। तो विरल माध्यम में देखने पर जैसी दिखेगी वही सतह मानी जाएगी। तो ये उत्तल है और ये वाली कौन सी है? अवतल सतह है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है कि एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, यानी एक अपवर्तक पदार्थ का एक गोलीय भाग इस प्रकार से काट लिया जाए कि यहाँ से देखने पर, विरल माध्यम से देखने पर वो उत्तल लगे तो उत्तल सतह होगी, विरल माध्यम से देखने पर कैसी लगती है वो? अवतल लगे तो वो अवतल सतह होगी। सिंपल सी बात ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये डायग्राम अभी समझेंगे हम। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें काम आएंगी। जैसे ये है हमारे पास रेयरर मीडियम, क्या कहते हैं इसको? विरल माध्यम। और ये है यहाँ पर सघन माध्यम। ऐसे यहाँ पर ये है विरल और ये कौन सा है? सघन माध्यम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है इसमें जब लाइट जाएगी, प्रकाश किरणें जाएंगी तो उनका जो वेग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, विरल में वेग ज़्यादा होता है, सघन में कम होता है। यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाए बीच में से, तो इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष पर बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल, या हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ऐसे ये यहाँ पर पोल होगा, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। और सारी दूरियाँ जब कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो सारी दूरियाँ इस ध्रुव से नापी जाएंगी, सारी डिस्टेंस ध्रुव से नापी जाएंगी। ये जो गोलाकार सतह दिख रही है, इसका जो केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र है। अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये गोला बनेगा, इस गोले का ये केंद्र है। तो इस केंद्र को हम नाम दे देते हैं सी। इसका गोलीय सतह का केंद्र है सी। ऐसी इसका, इस सतह का केंद्र कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। तो अवतल सतह का केंद्र विरल माध्यम में बनेगा और उत्तल सतह का केंद्र सघन माध्यम में बनेगा। ठीक है, तो ये ए पी सी, या यहाँ पर हम कह सकते हैं ए पी सी बी, ये जो है ये पूरी हमारी एक मुख्य अक्ष है। पोल को और केंद्र को मिलाने वाली लाइन, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ऐसे ही केंद्र है ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली लाइन क्या होगी? ये मुख्य अक्ष होगी। इसी मुख्य अक्ष पर हम वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब आगे बनाएंगे। तो ध्रुव से सी तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी, ये त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, तो इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे यहाँ पर पी से सी तक की दूरी क्या होगी? ये भी वक्रता त्रिज्या होगी। बाकी का तो ये लिखे हैं, ये हैं क्या? दूसरा, इसमें हम कुछ चिन्ह परपाटी के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहें तो केवल रिफ्रैक्टिंग सतह और ये दो चित्र बना लें बस, और कुछ नहीं करना, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये डायग्राम केवल थोड़ा सा बना लें। यस, चलो अगला देखें। अब देखिएगा कुछ इसकी अवधारणाएं, मींस अजम्पशंस। जब हम डेरिवेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्या क्या हमें इसमें अवधारणाएं माननी चाहिए। अवधारणाएं जो है, सबसे पहली बात कि लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट, ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जो वस्तु होगी, अभी तक जो वस्तु ले रहे थे हम, वो ऐसे ले रहे थे जैसे मुख्य अक्ष पर एक इस तरह से कोई वस्तु सीधी खड़ी कर दी, ठीक है, और उसकी इमेज कहीं नीचे बन रही है या ऊपर ही कहीं बन रही है। इसमें हम लेंगे बिंदु वस्तु, और बिंदु वस्तु का मतलब है कि मुख्य अक्ष पर कहीं एक पॉइंट लगा दिया, बस इसी को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। तो एक तो इसमें अवधारणा ये है कि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो बिंदु वस्तु के हिसाब से करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को हम बिंदु वस्तु मानेंगे। दूसरा, जो आपतित किरणें हैं या अपवर्तित किरणें हैं, वो मुख्य अक्ष के साथ बहुत सूक्ष्म कोण बनाएंगे, ये मान के चलेंगे। ऐसे नहीं कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा एंगल हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म कोण जो कि लगभग 10 डिग्री से भी कम हो, ठीक है, इतना सूक्ष्म एंगल वो बनाएंगे। तीसरा, जो हम मानेंगे कि जो उसका द्वारक है, अपर्चर है, उसका जो व्यास है वो कम होता है। ये तीन अवधारणाएं हमें यहाँ पर माननी हैं। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक अवतल सतह है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो बिंदु वस्तु यहाँ मान लो ऐसे कहीं पर भी रखी हुई। दूसरा, सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तीसरा, जैसे इस जगह पर इसने कोई कोण बनाया, मान लो ये कोण बनाया अल्फा, ठीक है, या यहाँ प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब ने यहाँ पर कोई कोण बनाया बीटा, मान लेते हैं कोई कोण बन रहा है, तो इन कोणों को क्या माना जाएगा, बहुत सूक्ष्म कोण माना जाएगा, ठीक है। और जब सूक्ष्म कोण मानेंगे तो सूक्ष्म कोणों के लिए साइन थीटा, और साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये दो अवधारणाएं ये हमें ध्यान रखनी है कि चूंकि इन कोणों को हम छोटा कोण लेंगे, तो छोटा कोण लेंगे तो साइन थीटा बराबर थीटा ले सकते हैं, और कॉस थीटा की जगह पर 1 ले सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो और साइन थीटा को जरूरत पड़े तो टेन थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन और टेन बराबर होते हैं छोटे कोणों के लिए। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये अपर्चर होता है, व्यास होता है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लाइट प्रवेश करती है, लाइट जिसमें प्रवेश करेगी इस भाग में, इतने क्षेत्र में प्रवेश करेगी लाइट, तो ये जो इसका द्वारक है, इसको द्वारक कहते हैं, द्वार है, इस द्वार से ही लाइट अंदर जाती है। तो इस द्वारक का जो व्यास है, ये व्यास हो गया, ये व्यास कम होना चाहिए। तो वही लिखा है कि अपर्चर स्मॉल होता है, यानी द्वारक इसका कम होता है। तो तीन अवधारणाएं हम मन में पहले से ही मान के चलेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने दिमाग में आएंगे कि ये साइन थीटा को थीटा कैसे कर दिया, ठीक है, साइन थीटा को टेन थीटा क्यों लिख दिया, या बिंदु वस्तु क्यों ली है, ठीक है, या कहीं कॉस थीटा आ रहा है उसको 1 क्यों लिख दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उस समय आएंगी। आप लोग क्वेश्चन करोगे तो पहले से ही बता दिया है कि ये हम पहले ही मान के चलेंगे इस ऑप्टिक्स में, ठीक है, कि जो कि छोटे छोटे कोण ले रहे हैं, इसलिए साइन थीटा थीटा होगा बराबर टेन थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो। द्वारक छोटा होगा और सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। अब हम देखें न्यू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी कहाँ धन और कहाँ ऋण लिखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी जो पहले बताई है वही है इसमें, और वो ये है कि सारी दूरियां ध्रुव से नापना है, नंबर 1। आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत ऋणात्मक, बस 2 ही हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ये जो मैथमेटिक्स में करते हैं, जैसे
इधर x अक्ष हो गया, तो इधर की दूरी राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऊपर धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ध्यान देना है। और आपतित किरणों को हम मानेंगे कि आपतित किरणें बाएं से दाईं ओर जा रही हैं। जब बाएं से दाईं ओर जाएंगी तो अपने आप क्या होगा, ये धनात्मक ही होगा, क्योंकि हमने कहा है कि आपतित किरण की दिशा में धनात्मक लेना है, तो इस दिशा में हम धनात्मक लेंगे ही। यही हमारी मैथमेटिक्स वाली भी साइन कन्वेंशन है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, आप देखोगे एक एक पॉइंट में। पहला है द इंसिडेंट रेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपतित किरण लेफ्ट से राइट की तरफ लेना है। दूसरा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी दूरियां कहाँ से नापनी है, ध्रुव से नापनी है। तीसरा, द डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक लेंगे और इसके विपरीत जो नापी जाएंगी वो ऋणात्मक लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इनमें से कोई पॉइंट आपको जो लगते हो कि ये हम भूल जाएंगे तो उनको लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो फिर आगे बढ़े। ये चिन्ह पर पार्टी में चाहो तो आप, क्योंकि पहले लिख चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो 3 पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें हम जो आपतित किरण है वो कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से राइट लेंगे। नंबर 2, सारी दूरियां ध्रुव से नापेंगे। नंबर 3, क्या कहेंगे कि आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत ऋणात्मक होंगी। सिंपल बात है, ठीक है ना? मिटा दूं? ओके। मुख अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। अब देखते हैं कुछ, ये डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद इसकी 4 स्थितियां होती हैं, उनमें हम केवल डायग्राम बनाएंगे और सूत्र याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, यानी उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। और फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी वस्तु रखी है बिरल में और हम जो परावर्तित या आपतित किरणें जो ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, रेयरर से डेंसर में, यानी बिरल से सघन में। ये बनाई हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स पृष्ठ, ठीक है? इधर कौन सा मीडियम होगा, रेयरर, और यहाँ कौन सा होगा, डेंसर। रेयरर को मान लिया μ1 और डेंसर को मान लिया μ2, ठीक है? अब ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया C जो पिछले उसमें देखा था, और दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक मुख्य अक्ष बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है? एक वस्तु को मैं यहां रखता हूं O पॉइंट पर। अब हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो O से एक प्रकाश किरण सीधी ले जाओ, यहां कहीं टकराओ। टकराने के बाद उसका पथ तो ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसी प्रकाश किरण जाती और सीधी आगे चली जाती अगर ये सघन माध्यम नहीं होता तो। लेकिन चूंकि सघन माध्यम है तो C से अगर इस पॉइंट को मिला दें जहां पर ये प्रकाश किरण गिर रही है, इस C को ऊपर मिला दें, तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये अभिलंब कहलाती है। यानी केंद्र से इस पृष्ठ पर कोई भी लाइन खींच दो कहीं पर भी, वो 90 डिग्री पर गिरेगी। ये कोण कितना बनाएगी, 90 डिग्री पर। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, अभिलंब। और ये आपतित किरण है। आपतित किरण जब बिरल से सघन में प्रवेश करेगी, बिरल से सघन में प्रवेश करेगी, तो आपको मालूम है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर इधर कहीं झुक जाएगी, ठीक है? तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब झुक गई तो ये जहां कटेगी, इस मुख अक्ष पर जहां कटेगी, उस जगह पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है? इसी बात को हम देखते हैं। ये यहां पर एक प्रकाश किरण गई, तो देखो यहां प्रतिबिंब बना। C से इधर A पॉइंट को मिला दिया तो NC, ये क्या होगा, ये अविलंब है। प्रकाश किरण तो सीधी जाना चाहती थी, लेकिन वो इस अविलंब की ओर झुक गई। क्यों? क्योंकि अंदर कैसा माध्यम है,
सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, जाना ऐसी चाहती थी, सीधी जाना चाहती थी, लेकिन वो झुक जाएगी। अब कुछ कोण बनाते हैं। ये किरण कौन सी है? इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। आपतित किरण इस अविलंब के साथ जो कोण बनाता है, यह कोण बनाती है, उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। तो ये कोण कौन सा हो गया? ये आई, आपतन कोण। ठीक है। अपवर्तित किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण ये है, रिफ्रैक्टिंग रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ, अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी, ये कौन सा होगा? ये अपवर्तन कोण होगा, जिसको आर बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहां हमने अपवर्तन कोण क्या लिख दिया? आर। ए से इस मुख्य अक्ष पर लंबी डाल दिया, एम। अब चूंकि ये द्वारक बड़ा छोटा होता है, जो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं, मान चुके हैं, द्वारक कम है, तो द्वारक छोटा है, तो ये पी पॉइंट और एम पॉइंट लगभग एक ही जगह पर होते, दूर दूर नहीं होते। तो जब हम OP लिखेंगे तो उसको OM लिख सकते हैं, या OM कहीं लिखा हो तो उसको OP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हुआ चित्र। अब इसमें ये कोण आई है, ये आर है, ये तो बना ही लिए। इधर वाला कोण भी चाहिए मुझे, इधर वाला कोण भी चाहिए, उधर वाला कोण भी चाहिए। ये मुख्य अक्ष से तीनों रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण भी मुझे निकालना ही है। तो मैं इसको लिखता हूं अल्फा, इसको लेता हूं बीटा, और अविलंब वाला कोण ले लेता हूं गामा। आपतित किरण वाला अल्फा, अपवर्तित किरण वाला बीटा, और अविलंब वाला गामा। यही सारे अन्य डायग्राम में भी करना है। ये क्लियर हो गई बात? अब इसका सूत्र बनाएंगे हम। तो P से C तक की दूरी R हो गई। ठीक है, अब यहां पर वस्तु O रखा है P से, तो कितनी दूरी पर होगा वो? U दूरी पर होगा। वस्तु की दूरी ध्रुव से अगर निकालें तो वो क्या होती है? U। C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R, और इस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V। तो वो हमने लिख दिया यहां पर V। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार U कैसा होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? बोलो। U ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से इधर को चलेंगे, तो यानी आपतित किरण तो इधर है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऋणात्मक होगा। V कैसा होगा इस चित्र में? धनात्मक। और R कैसा होगा इस चित्र में? वो भी धनात्मक। ठीक है, तो यहां पर ये हमने बनाया। अब देखिए, अगर मुझे ये I का मान और ये R का मान मिल जाए, तो इस जगह पर मैं स्नेल का नियम लगा सकता हूं। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R, 1/2 करेंगे तो। ठीक है, तो पहले I निकालने की कोशिश करें। I के लिए यहां पर और R के लिए यहां पर एक थ्योरम लगेगी 6वीं क्लास की, आप लोग भूल गए होंगे, मैं बता देता हूं और वो है बहिष्कोण प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो ये होती है कि एक त्रिभुज बनाया जाए और त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, तो बढ़ी हुई भुजा ये कुछ कोण बना रही है, मान लो I। ठीक है, I कोण बना रही है मान लीजिए, और इस I कोण के सामने ये दो कोण और बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण बन रहा है मान लो कि गामा, ये बन रहा है मान लो कि अल्फा। तो बहिष्कोण ये प्रमेय ये कहती है कि जो बाहरी कोण है, बहिष्कोण, बाहरी कोण, ये बहिष्कोण अंदर वाले दोनों कोणों के, सामने वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। I बराबर गामा प्लस अल्फा। समझ में आई बात? इसको कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। अब यही बहिष्कोण प्रमेय इसमें ढूंढ लो दो जगह पर कहां लगा सकते हैं। एक तो यहां लगा सकते हैं, ये I है, I बहिष्कोण है, इस भुजा को बढ़ाया गया है, देखो तब I बना, तो I के सामने अल्फा और ये क्या है? गामा। तो I बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस गामा, ये आ जाएगा I बराबर अल्फा प्लस गामा। और कहीं बन रहा है क्या बहिष्कोण? बताओ इसको।
और कहीं ढूंढो बहिष्ठ कोण, और किधर बन रहा है? गामा आर और बीटा, सोचो कौन बराबर कितना? गामा बराबर आर प्लस बीटा। इस भुजा को बढ़ाया तो गामा बना, और इसके सामने कौन इस त्रिभुज में आर और बीटा है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा? आर प्लस बीटा। आई तो सीधा आ गया हमारे पास अल्फा प्लस गामा, इधर से आर निकाल लो, आर बराबर कितना? गामा माइनस बीटा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब मैं यहां लगाऊंगा इस जगह पर, इस पृष्ठ पर, इस पॉइंट पर स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम यह कहता है कि प्रकाश कण कहां से कहां जा रही है? 1 से 2 में, तो इसको लिख देंगे 1 μ2। ध्यान है ना, 1 से 2 में जाएंगे तो बराबर 1 पहले मीडियम में कोण कितना है? आई, तो ये हो गया साइन आई, बटे दूसरे मीडियम में कोण यानी साइन आर, यही होता है। अच्छा, 1 μ2 को क्या लिख पाओगे? μ2 बाई μ1 लिखते हैं, इसका अपवर्तनांक बटे पहले वाले का अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं μ2 अपॉन μ1, दूसरे का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ठीक है, बराबर क्या आया? साइन आई अपॉन कितना? साइन आर। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये छोटे छोटे कोण हैं, तो साइन आई को क्या लिख सकते हो? आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हो? आर। जैसा मैंने बताया था कि साइन थीटा को लिखते हो थीटा। ठीक है, अब गुणा करो μ1 का आई के साथ, तो μ1 आई बराबर क्या आ जाएगा? μ2 आर। कोई दिक्कत नहीं, आई और आर के मान लिख दें। μ1 ब्रैकेट आई का मान कितना है? अल्फा प्लस गामा, μ2 ब्रैकेट आर का मान क्या है? गामा माइनस बीटा। क्लियर? μ1 ब्रैकेट अल्फा का मान बताओ। अब देखो अल्फा, इस त्रिभुज में चलें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा लो, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? AM बटे OM, और OM को OP लिख सकता हूं, तो मैं अल्फा को क्या लिख दूं? AM बटे OP। समझ में आई बात? प्लस गामा, ये रहा गामा, इस त्रिभुज में आएगा लंब बटे आधार, या हम कह सकते हैं इसको गामा बराबर कितना? tan थीटा और sin थीटा बराबर होते हैं, या सिंपल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो AM अपॉन CM, और M की जगह P लिख दो, तो क्या बन गया? AM अपॉन PC। μ2 बोलो गामा, AM अपॉन PC माइनस बीटा बोलो। अब आप बीटा खुद बताओ, बीटा ये रहा, इस त्रिभुज में जाएगा, AM अपॉन PI, AM अपॉन कितना? PI। AM तो काट दो, सभी में है। अब चिन्ह पर पाटी से OP PC PC PI के मान लिखो। μ1 बोलो, OP का मान 1 बटे OP, OP का मान बताओ। OP माइनस U है प्लस U? माइनस U, ठीक बात है। प्लस PC बोलो, PC बोलो, P से C तक की दूरी, प्लस R या माइनस R? प्लस R। μ2 ब्रैकेट PC बोलो 1 अपॉन R प्लस का PI बोलो प्लस V। μ1 और μ2 का अंदर गुणा कर दो, तो ये आया μ1 अपॉन माइनस का μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R बराबर μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। यही आया, बोलो। अब हम U और V एक तरफ कर लें, बाकी के उधर ले जाएं, तो इस μ2 अपॉन V को इधर ले लो, तो प्लस का μ2 अपॉन V आया, माइनस का μ1 अपॉन U आया, बराबर इधर क्या बचा? μ2 अपॉन R इधर चला गया, तो माइनस का μ1 अपॉन R, R कॉमन आ जाएगा,
क्या बचेगा बोलो, म्यू टू माइनस म्यू वन। यही हमारा सूत्र बन गया जो कि हमें याद रखना है। म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, ये सूत्र तब लगेगा जब इस पृष्ठ के बाहर विरल माध्यम है और पृष्ठ का माध्यम सघन है, यानी प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही हो। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही हो तब लगेगा, और उल्टा होना तो नहीं लगेगा, फिर आगे देखेंगे। तो पहले ये लिखो। और इसमें एक और बात समझो, मान लो कि जो विरल माध्यम है वो वायु है, तो यदि विरल माध्यम कौन सी है, वायु है, तो वायु का वर्तनांक क्या होता है, म्यू वन बराबर 1 हो जाएगा। तो जहां जहां म्यू वन है वहां 1 लिख दो, तो एक सूत्र और बन जाएगा। उसको कहां लिख दूं, जगह है, इधर लिख देता हूं। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 बाई आर। ये भी बड़े काम का सूत्र है। ये कब लगेगा, जब वायु हो, विरल माध्यम वायु हो। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सभी को? क्या क्या कमेंट्स आपने कुछ किए हैं कि नहीं है कमेंट्स? गुड इवनिंग ही कर रहे हो सुबह से, ये अच्छा है। नीरज कुशवाहा, दीक्षा, प्रभाकर, अनुराग अटेंडेंस लगाते हैं ना, अटेंडेंस लगाना चाहिए। गुड, ऐसा नहीं है, सभी जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ मैं प्लस बोल रहा हूँ प्लस बोलते हैं, माइनस बोल रहा हूँ माइनस बोल रहे हैं। गामा की वैल्यू भी आर प्लस बीटा निकाली है। वो इतना पतला लेंस होता है कि कहीं से भी दूरी ले लो, ओ से P1 से P2, एक ही तीनों पॉइंट एक ही बिंदु है। तीनों पॉइंट को एक ही बिंदु हम मानेंगे। पलट दूं, ये आगे बढ़े। चलो देखो, पहले प्रथम पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाओ। क्या सूत्र लगेगा? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू कौन है? ये रहा म्यू टू अपॉन वी। वी मतलब इस पहले प्रश्न ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया? V1 पर। तो म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू वन अपॉन यू। ठीक है, डिराइव कर रहे हैं इसलिए सीधे सीधे लिख रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं केवल। म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 मान लेते हैं, क्योंकि इधर वाला पृष्ठ है पहला, पहले पृष्ठ का त्रिज्या इधर कितनी होगी? P1 से C1 तक की दूरी R1। अब हम देखेंगे दूसरे पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन। द्वितीय पृष्ठ से जब हम अपवर्तन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि चूंकि यहां पर अब पलट गया है, क्या पलट गया है कि जो प्रतिबिंब था वो वस्तु बन गया है। ठीक है, तो इस केस में अब म्यू वन म्यू टू की स्थिति बदल दो बस। तो म्यू वन म्यू टू की स्थिति बदलेंगे तो यहाँ जो म्यू टू है उसकी जगह पर म्यू वन आ जाएगा
और जो μ1 है उसकी जगह पर μ2 आ जाएगा, पलट दो केवल। तो यहाँ पर अपन μ2 बता सकते हैं, क्या लिख दें, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी वो बताओ। फिर दोनों को बराबर कर दें या दोनों को भाग दे दें, ऐड कर दें दोनों को, दोनों समीकरणों को, तो ये निकल आएगा। कर सकते हो तो करो फटाफट फिर, अगर कर सकते हैं तो। यू, ये ओ पॉइंट है ना, वी ये रहा। प्रतिबिंब कैसे बना? प्रतिबिंब ऐसे बना कि यहां पर जो I1 है, I1 क्या है, इस पहली वस्तु का प्रतिबिंब बना, या पहले पृष्ठ ने बनाया प्रतिबिंब I1, O का I1 बना। अब ये I1 जो है इस वाले पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। और ये जो वस्तु बन रही है ये आभासी वस्तु बन रही है, क्योंकि डॉट 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 लाइन आगे जा रही है, आभासी वस्तु बन रही है। तो इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ कहीं बन जाएगा, यहीं पर। यानी इस लेंस ने इन किरणों को, अगर यहाँ सी से अपन मिलाओगे ना इसको ऐसे, फिर वो चित्र देखना पड़ेगा अपने को पूरा, ये सी से इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है, ये वाला पृष्ठ है। तो एक तो अवलंब ये हुआ पहले का, और C2 का अवलंब ये हुआ। तो ये किरण तो ऐसी जा रही थी, और अब इधर से कोई किरण आएगी तो ये किरण तो कैसे जाना चाहिए, इधर वाली ऐसी चली जाएगी सीधी कहीं। तो इसको थोड़ा सा मोड़ोगे, क्योंकि ये भी तो सघन माध्यम में आ रही है, तो थोड़ा सा मोड़ोगे इधर, तो वो इधर कहीं झुकेगी, और इसको पीछे मिलाओगे तो कहाँ पर, I पर प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि इधर ऊपर मिलाओ कहीं पर तो वो तो मुख्य अक्ष पर कटने वाली नहीं है, यानी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष पर कहीं पर कटना चाहिए, तभी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ बनता है। तो उसके लिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की ओर आना चाहिए। तो ये तो मुख्य अक्ष की ओर आ नहीं रही, सीधी जा रही है ऊपर कहीं, तो वो तो कटेगी नहीं। तो फिर पीछे मिलाते हैं, तो पीछे मिलाते हैं तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था U, और ये था हमारे पास V1, और जो फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बना था I, और ये है यहाँ से यहाँ तक फाइनल दूरी V। ये जो V दूरी है वो दूसरे पृष्ठ के लिए है, और V1 दूरी है वो पहले वाले पृष्ठ के लिए है। तो पहले वाले पृष्ठ से जब अपवर्तन करेंगे तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, जो हमने सूत्र लिखा है वो सूत्र यहाँ पर लगा दिया जाएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए करेंगे तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो बदलनी है वो बदल दीजिए। अब करो दोनों को, फाइनल कितना आया वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। μ2 की जगह क्या लिखना है, μ1, और V1 की जगह V, और यहाँ μ2 अपॉन क्या आ जाएगा, V1 बराबर वही रहेगा। μ2 माइनस μ1 को पलटना पड़ेगा, तो क्या पलटेंगे ऐसे, μ1 माइनस μ2 बटे R2, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ा तो क्या मिला, देखो μ1 अपॉन U, ये μ2 अपॉन V1, और माइनस का μ2 अपॉन V1, ये दोनों कट जाएंगे। ये बचा μ1 अपॉन V, माइनस इधर कितना बचा, μ1 अपॉन U बराबर इधर कितना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। और ये जो μ1 माइनस μ2 है इसको भी पलट के लिख दो, μ2 माइनस μ1। तो जब μ2 माइनस μ1 पलट के लिखेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। पलट के लिखा क्यों, जिससे कि ये दोनों कॉमन आ जाए। इसमें μ2 माइनस μ1 था,
इसमें नहीं था, इसमें म्यू1 माइनस म्यू2 था, तो इसको भी म्यू2 माइनस म्यू1 बना लो, आगे माइनस लगा दो। तो अब आप देखेंगे म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ गया। ठीक है, अब अगर आसपास का माध्यम कैसा हो, वायु हो, तो म्यू1 तो 1 हो जाएगा वायु के लिए। तो जहां जहां म्यू1 है वहां 1 लिख दीजिए, तो क्या बचा, यहां 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको हम कोई समीकरण 3 मान लेते हैं, और ये भी हमारे बड़े काम का सूत्र है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ऐसे सोचो कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो यहां ऐसा लिख दें, यदि u बराबर है अनंत तो v बराबर क्या आएगा, f। इसी में u की जगह अनंत लिख दो। 1 अपॉन अनंत क्या होता है, 0, तो 1 अपॉन v बचा, v मतलब f। तो फाइनल यहां पर एक और क्या आया, 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और यही है लेंस निर्माता का सूत्र। 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समीकरण 4 मान लेते हैं। 4 नंबर वाले को बोलते हैं लेंस निर्माता का सूत्र। दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याओं को घिस दो, इधर से घिस दो, इधर से घिस दो, R1 R2, और घिस के कितना प्राप्त हुआ वहां लिख दो, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू। और जो पदार्थ हमने उपयोग किया है वो मान लो 1.5 का है, तो कैलकुलेट करके फोकस दूरी आ जाएगी। तो ये वही फोकस दूरी आ जाएगी जो डॉक्टर लिख के देगा। ठीक है ना, पुराने ज़माने में ऐसे ही करते थे, और आजकल भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो सब कंप्यूटराइज सिस्टम से होता है। अब 3 और 4 में आप देखोगे राइट हैंड साइड विकर्ण की बात करें तो आ गया, आप देखो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर कितना, 1 अपॉन एफ। ये है लेंस समीकरण। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो कुल मिला के हमने कितने सूत्र लिख लिए। चलिए कुछ फॉर्मूले हम यहाँ देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बना लिए। पहला फॉर्मूला हमने कौन सा बनाया, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये कब लगेगा, विरल से, वस्तु विरल में हो, वस्तु कहाँ हो, विरल में हो। और विरल में μ1 विरल है कि μ2 विरल है, μ1, u के ऊपर जो लिखा है वही विरल है। तो μ1 कम होना चाहिए, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं μ1 लेस होना चाहिए μ2। दूसरा, अगर μ1 ग्रेटर है μ2 से तो वस्तु सघन में होगी। वस्तु कहाँ होगी, सघन में। तो फिर सूत्र क्या बनेगा, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू बराबर μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तीसरा सूत्र देखा हमने, 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो सूत्र है तब है जब आसपास वायु हो। मान लो वायु नहीं है, दूसरा माध्यम है, μ1 माध्यम आसपास का है, μ2 लेंस का है, तो फिर इसको लिखेंगे
1 अपॉन एफ बराबर 1 म्यू टू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और इसको फिर लिखेंगे 1 म्यू टू को क्या लिखते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये ध्यान रखेंगे। चौथा सूत्र क्या बनाया हमने, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लेंथ समीकरण होता है ये, ठीक है। आगे हम देखेंगे और कुछ इक्वेशन बना रहे हैं। m बराबर, m होता है यहाँ आवर्धन, आवर्धन रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपॉन ओ, यही होता है। या इसको हम आगे जैसे लेंस में मिरर में करते थे माइनस वी अपॉन यू, यहाँ लिखेंगे प्लस वी अपॉन यू, ठीक है। माइनस वी अपॉन यू की जगह प्लस वी अपॉन यू, क्योंकि मिरर में वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता था अक्सर, केवल छठवीं पोजीशन में दर्पण के पीछे बनता था। इसमें लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनते, केवल छठवीं पोजीशन में लेंस की वस्तु की ओर ही बनते, तो उल्टा हो रहा है ना, इसलिए माइनस आएगा। उसमें माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा। एक सूत्र होता था एफ अपॉन एफ माइनस यू, यहाँ आएगा एफ प्लस यू, माइनस यू की जगह एफ प्लस यू। एक सूत्र होता था एफ माइनस वी अपॉन एफ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो एफ माइनस वी अपॉन एफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र हैं जो कि अपने को ध्यान रखने हैं। क्षेत्रीय आवर्धन की बात करें तो क्षेत्रीय आवर्धन इसमें फिर से वही m स्क्वायर होता है, और m स्क्वायर को हम ai अपॉन ao लिख सकते हैं। ai का मतलब है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और ao का मतलब है वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। m स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी हमने पढ़ी है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और कितने क्वेश्चन 11, 12, 13 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं। ऐसा लिख दो, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, क्या होता है ये? आधा तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। मुख्य फोकस यानी जहां पर किरणें एक जगह पर आके कहीं पर फोकसित हो जाएं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रथम फोकस। लेकिन अब प्रथम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब द्वितीयक भी होगा। तो प्रथम मुख्य फोकस का मतलब क्या है? मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां पर अगर हम कोई वस्तु रख दें तो उससे निकलने वाली किरणें इस किसी भी, जो हमने अपवर्तक सतह ली थी, और अपवर्तक सतह कौन सी होनी चाहिए? गोलीय। गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तित होकर के समांतर हो जाए। क्या परिभाषा है एक लाइन की? कि किसी भी गोलीय अपवर्तक सतह के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, पहले ध्यान से सुनो फिर चित्र बनाता हूं। किसी भी गोलीय अपवर्तक सतह के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर अगर हम कोई वस्तु रख दें
तो उस वस्तु से निकलने वाली किरणें इस गोलीय सतह से अपवर्तित होने के बाद समांतर हो जाएं। समांतर हो जाएंगी तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? अनंत पर। ठीक है, तो वस्तु के आधार पर प्रथम फोकस डिसाइड किया जाता है। किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर। वस्तु को कहाँ रखें, वो पॉइंट प्रथम फोकस होगा जिससे कि प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए। सिंपल सी बात है। तो अब अगर मैं एक ऐसा सतह लूं, ये गोलीय सतह है, और कौन सा गोलीय सतह है? ये उत्तल। ये सतह कैसी दिख रही है? अच्छा, ऐसा भी होता है, ये पता ही नहीं था मुझे। इसको उठा के खींचा जा सकता है। वेरी गुड। ये नया नया इसमें अपने आप ही होने लगता है। अच्छा, वेरी गुड। इधर कहाँ दबा हुआ था? इधर दबा हुआ था ये। हाँ, तो ये जो है कुछ तो यूज़ करते करते ही पता चलते हैं फंक्शन इसके। ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष पर ये कोई बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, और इससे ये किरणें गई, ऐसी गई। अब ये किरणें तो ऐसी फैलती जाएंगी, लेकिन सतह कौन सी है? सतह उत्तल है। तो उत्तल सतह की नेचर होती है इनको पास पास करने की, तो इनको पास पास कर देगी। तो पास पास कर दिया, तो अगर उनको वो ऐसे समांतर कर दे, मतलब ऐसी जो फैल रही थी, फैलने के बजाय उनको पास पास कर दे ऐसा, तो ये किरणें समांतर हो गई। समांतर किरणें अनंत पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो इसके अंदर कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं, अनंत पर ही बनेगा। तो इस वस्तु को बोलेंगे प्रथम, इस पॉइंट को बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? प्रथम मुख्य फोकस। क्लियर हुई बात? तो ये है प्रथम मुख्य फोकस। अच्छा, ये जो प्रथम मुख्य फोकस है, ये उत्तल सतह के लिए वास्तविक बिंदु होता है, क्योंकि देखो बाहर है, अंदर हो तो काल्पनिक बिंदु, और इस सतह के बाहर हो तो वो वास्तविक बिंदु होता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, प्रथम फोकस अवतल सतह के लिए क्या होगा? ये अवतल सतह है। हम चाहते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लें जहां पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए। आप सोचो, इधर रख दो, क्या दिक्कत है? ऐसी किरणें जाएंगी तो समांतर हो जाएंगी। हो सकती हैं क्या समांतर? क्योंकि ये सतह कौन सी है? अवतल। अवतल के काम ही है फैलाना। तो ये तो अगर फैल रही है तो इनको तो और फैला देगा, वो पास सिकोड़ सकता ही नहीं है वो। तो इसका मतलब ये वाली हमने ये गलत बनाई है, तो इसका यूज़ अपन कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। वेरी गुड, अब पता चला। ठीक है, तो ये हमने ये तो बनेगा नहीं ऐसा, ये बनेगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा? मुझे वस्तु अंदर लेनी पड़ेगी, तो इसको भी मुझे, इन लाइनों को भी हटाना है, इसको भी मुझे हटाना है। चलो, ये देखो, ये भी हट गया, ये पॉइंट भी हट गया। क्या बात है? देखो, अब ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ अंदर, बाहर से तो काम चल नहीं रहा, अंदर ले लिया। तो इसका मतलब अब ये किरणें कैसी आनी चाहिए थी? इस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जानी चाहिए थी बाहर, लेकिन पॉइंट तो अंदर है, यानी कि वास्तविक रूप से तो जा नहीं सकती, तो काल्पनिक रूप से जाएंगी। तो काल्पनिक रूप के लिए हम ऐसी डॉटेड लाइन बनाते हैं, और ये ऐसी। ठीक है, वास्तव में हुआ ये होगा कि ये वस्तु है, ठीक है, और किरणें ऐसी आ रही होंगी, ये किरणें आई, कैसी हैं? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है ना, ये डाइवर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग किरणें जब आती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक वस्तु बनती है अंदर की ओर। तो ये कन्वर्जिंग बीम आ रही है, इस बीम
ये कन्वर्जिंग है, तो ये जो नेचर है ये वाली अवतल वो क्या कर देगी, फैलाएगी। तो ये ऐसी आ रही फैला देगी, तो फैला देगी तो ये इस तरह से समांतर हो जाएंगी। तो काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये हम कहेंगे बिल्कुल। तो नहीं, इसको अपन लिखेंगे क्या बताओ, कौन सा फोकस बोलेंगे। तो लिखिए इसको, एक छोटा सा लाइन लिख लो ऊपर। उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिस पर वस्तु रखने पर, जिस पर वस्तु रखने पर, जिस पर वस्तु रखने पर इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो यह वस्तु या यह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल सतह के लिए यह आभासी बिंदु होता है, अवतल सतह के लिए यह आभासी बिंदु होता है, जबकि उत्तल सतह के लिए, जबकि उत्तल सतह के लिए यह कैसा होता है, वास्तविक बिंदु होता है। तो देखो, अवतल सतह के लिए अंदर बन रहा है यानी आभासी है, और उत्तल सतह के लिए बाहर बन रहा है, ये कैसा है, वास्तविक बिंदु है। तो उत्तल के लिए वास्तविक होता है और अवतल के लिए ये प्रथम फोकस आभासी होता है। अब बात करेंगे इसका सूत्र। सूत्र के लिए हम यहां देख रहे हैं कि एक सूत्र था म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर, यही था, बोलो। और इसमें अगर u को कितना रख दें, f, वस्तु f1 पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ऐसे लेते हैं। अगर वस्तु जहां भी रखी है उसको हम प्रथम फोकस मान रहे हैं, तो u को f1 लिखना चाहिए, और प्रतिबिंब कहां बनता है, f1 है तो अनंत पर। इस सूत्र में रख दिया जाए तो आप देखोगे f1 का मान निकल आएगा, म्यू अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यू, यू मतलब f1 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये तो जीरो हो गया म्यू अपॉन इन्फिनिटी, तो f1 का मान कितना आया, माइनस का r अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है। तो प्रथम फोकस कितना निकला, माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। यह है प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। जब भी सवाल करेंगे तो इसमें हम r के मान चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए रख देंगे। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे, ये लिख लिया हो तो बताएं।
मिटा दूं? द्वितीय मुख्य फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस प्रतिबिंब के आधार पर डिसाइड होता है। किसके आधार पर? प्रतिबिंब के आधार पर, कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है। प्रतिबिंब जहां जिस बिंदु पर बनता है वही द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो द्वितीय फोकस को किसके आधार पर मानेंगे? प्रतिबिंब के आधार पर। और कुछ नहीं कहा जाए तो द्वितीय फोकस ही होता है सवालों में, कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जहां बने वो कौन सा है? द्वितीय फोकस। इसका मतलब क्या हो गया कि समांतर किरणें आ रही हैं और समांतर किरणें अपवर्तन के बाद कैसी हो जाएं? एक बिंदु से पास हों तो वो बिंदु क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। तो अगर मैं सबसे पहले अवतल, सबसे पहले सेकेंडरी के लिए उत्तल की बात करूं तो बताओ क्या होगा? ये उत्तल है, ये मुख्य अक्ष पे ये किरणें आ रही हैं, समांतर किरणें आ रही हैं। ये उत्तल की क्या नेचर होगी? इन किरणों को कन्वर्स करने की, मिलाने की। तो मिला देगा, इसने यहां मिला दिए, जहां मिला दिए वही क्या है? द्वितीय फोकस है। ठीक है, ये कौन सा सतह है? बोलो। अवतल सतह है। इससे क्या ऐसी किरणें आकर के, ऐसी समांतर किरणें इस पर आ रही हैं, ये समांतर किरणें आ रही हैं, बोलो, ये मिला सकता है इनको अंदर? ये नेचर, ये वाली सरफेस मिला सकती है अंदर? ये तो बढ़ाएगी, तो बढ़ा दें, तो ये बढ़ा दी इसने इधर। तो मतलब ये इसके अंदर तो नहीं मिल सकती, तो काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाओ इनको, तो पीछे तो मिल जाएंगी काल्पनिक रूप से। काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पर मिल गई वो द्वितीय फोकस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं द्वितीय फोकस उत्तल सतह में तो अंदर बिंदु होता है और ये बाहर बिंदु होता है। प्रकाश किरणें काल्पनिक रूप से अगर मिलती हैं तो वो काल्पनिक बिंदु होता है, और वास्तविक रूप में मिलती हैं तो वास्तविक बिंदु होता है। ये किरणें भले ही अंदर मिल रही हैं लेकिन वास्तव में मिल रही हैं, यानी वास्तविक किरणें मिल रही हैं, काल्पनिक किरणें नहीं है। इसलिए ये वास्तविक पॉइंट है और ये आभासी पॉइंट है। ठीक है, तो लिख लें इसको। उत्तल पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, उत्तल पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, उत्तल पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां पर समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं। 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 द्वितीय फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। क्लियर हो गया ये? तो आप देख रहे होंगे उत्तल के लिए वास्तविक बिंदु होता है और अवतल के लिए ये द्वितीय फोकस आभासी बिंदु होता है। दोनों चित्र बना लिए जाएं और इसका सूत्र हम बनाते हैं। देखिए, वस्तु अब कहां रखी है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र था म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। रख दीजिए म्यू अपॉन वी, वी कितना? F2 माइनस 1 अपॉन यू, यू कितना? अनंत, बराबर
म्यू माइनस 1/r। बोलो F2 का मान कितना आया? म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1। कितना आसान, बोलो। कितना आसान है बताओ। आज सुबह एक नीचे सेमिनार चल रहा था IAS-PSC का, तो उसमें एक भाषण दे रहे थे कि लोग बाग चांद पे पहुंच गए और तुम लोग IAS-PSC तक नहीं कर पा रहे। तो क्या सोच रहा है? PMT के चक्कर में आ गया, PMT पढ़ाने के। सोच रहा हो कि मैं जो है 2-4 साल बढ़िया जूलॉजी बॉटनी की तैयारी कर लूँ। फिजिक्स की छोड़ देना। फिजिक्स की मत पढ़ाना बस। पता चला सर के यहाँ पे 4 साल पढ़ा फिजिक्स, वहीं सामने न्यू फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय आशीष द्विवेदी। केमिस्ट्री खोल लेना, सही है। केमिस्ट्री पढ़ाना आसान है, केमिस्ट्री खोल लेना। तो F2 इक्वल टू क्या हो गया? म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, चलो अगला। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं, अपन नीट में आ जाएं कि F1 बटे F2 क्या है, बताओ। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी का अनुपात क्या है अपवर्तक सतहों के लिए? F1 क्या था? -r अपॉन म्यू माइनस 1। F2 क्या है? म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1। ये कट गया, r से r कट गया, -1 अपॉन म्यू। ये आ रहा है। तो ये अनुपात कभी कभी पूछ लेते हैं। F1 बटे F2 बराबर क्या है? 1 अपॉन म्यू। और म्यू जो है वो सघन माध्यम का वर्तनांक होता है जिसका वो बना होता है। लेकिन इसी को अगर हम किसी लिक्विड में डुबो के रख दें तो इसमें फिर 1 म्यू 2 हो जाएगा। 1 म्यू 2 का मतलब क्या है कि बाहर माध्यम म्यू 1 है और अंदर माध्यम म्यू 2 है। जिस पदार्थ का बना हुआ है वो म्यू 2 है और जिसमें डुबोया गया है वो म्यू 1 है। तो अब इसको क्या लिखोगे? म्यू 2 बटे म्यू 1। तो क्या आ जाएगा? ये F1 बटे F2 बराबर क्या आ जाएगा? बोलो। माइनस का म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, तो ये भी इस रूप में भी कई बार पूछ लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसके बटे में ये होता है, तो म्यू 1 ऊपर पहुंच गया। म्यू 2 बटे म्यू 1, हाँ म्यू 1 ऊपर पहुंचेगा। म्यू 2 बटे म्यू 1। तो यहाँ इसको सही कर दूँ ना, ये म्यू 2 बटे म्यू 1, तो म्यू 1 बटा म्यू 2 ये रह जाएगा। अब कभी कभी क्या कहेगा कि दोनों ओर का माध्यम समान है। म्यू 1 बराबर म्यू 2 है, तो म्यू 1 बराबर अगर म्यू 2 है तो F1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ F2। ठीक है, तो मेन सूत्र तो यही है, F2 बराबर म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1, और एक F1 था -r अपॉन म्यू माइनस 1। फिर भाग दे दो तो एक और बन गया। फिर 1 म्यू 2 को म्यू 2 बटे म्यू 1 लिख दो तो एक और बन गया। F1 अपॉन F2 बराबर -म्यू 1 बटे म्यू 2।
μ1 μ2 बराबर है तो F1 बराबर F2 आ गया, माइनस F2 आ गया, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लेंस का देता हूं। लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसमें बेसिक जानकारियां हमें रखनी है याद। लेंस एक ऐसा अपवर्तक माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्राकार हो, कर्व्ड हो। ठीक है, जैसे ग्लास शीट है तो ग्लास शीट में से प्रकाश किरण जाएगी, वो भी अपवर्तक माध्यम है, लेकिन उनकी सतह कैसी होती है, समतल होती है। हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा अपवर्तक सतह, कांच का ही बनाएंगे या किसी और पदार्थ का भी बना सकते हैं, तो उसमें से प्रकाश किरण जाए, अपवर्तित हो, लेकिन उसकी एक सतह कम से कम वक्राकार हो, तो उसको बोलेंगे क्या, लेंस। जैसे ये काट लिया हमने ऐसे, इसकी दोनों सतह कैसी हैं, वक्राकार है। ऐसा कर दिया, एक सतह वक्राकार, एक समतल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर दिया, इसकी दोनों सतह वक्राकार है। ऐसा कर दिया, एक सतह समतल हो गई, एक वक्राकार हो गई। और ये जिस माध्यम के बने हुए हैं, ये अपवर्तक माध्यम है, तो ये सभी लेंस होंगे। तो लेंस की परिभाषा यही होती है कि एक ऐसा अपवर्तक माध्यम जिसकी एक सतह कैसी हो, वक्राकार हो। तो अगर दोनों तरफ वक्राकार है, वक्र आकार की है, तो ये पहली सतह कहलाती है, दूसरी सतह। पहली सतह के लिए इधर R1, इधर क्या होता है, R2। ठीक है, इसको ऐसे मिला दोगे ऐसे तो एक गोला बनेगा ना इधर, इसको इधर बनाओगे तो ऐसे ये पूरा गोला बनेगा। तो इसके लिए गोले का केंद्र ये हो गया, तो इसका गोले का केंद्र यहाँ होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इधर R1 होगी, और इसकी त्रिज्या इधर होगी, वो R2 होगी। क्लियर। इसकी इधर, ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, R1, और इसकी त्रिज्या इधर R2, ये अनंत होगी क्योंकि समतल है। समतल सतह की त्रिज्या अनंत होती है, ऐसा फैलता जाता है ना। इधर ये 1 और ये 2, इस वाले की गोला इधर बनेगा इसका, तो इसमें R1 इधर होगा, इसका R2 इधर होगा, पलट जाएंगे। इसमें 1 और 2, इसमें R1 ये, और ये जो R2 है वो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। समतल सतह मतलब R2 इनफाइनाइट होना। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, उभय उत्तल, मतलब जो दोनों तरफ से उत्तल है, उभय उत्तल, डबल कॉन्वेक्स। और इसको बोलते हैं समतल उत्तल, समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तरफ से प्लेन, एक तरफ से कॉन्वेक्स। ये है उभय अवतल, डबल कॉनकेव, और ये है प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव यानी समतल अवतल। ठीक है। इसमें भी फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक तो होता है प्रथम फोकस, और दूसरा होता है वही द्वितीयक फोकस। प्रथम फोकस की परिभाषा वही है, वस्तु को कहाँ रख दें कि प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए। द्वितीय फोकस की परिभाषा भी वही है कि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इसको नोट करिए।
मिटा दूं? बोलो। उभय अवतल। अब देखेंगे प्रथम मुख्य फोकस बोलो। ये अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, नहीं उत्तल लेंस है। बोलो, इसमें उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रख दें कि प्रतिबिंब अनंत पर बने? सिंपल बात है, कहीं भी रख दो, बस अगर किरणें अनंत पर बन जाएं, अनंत पर पहुंच जाएं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये फोकस कौन सा होगा? प्रथम फोकस। ठीक है, ये अवतल है, ये मुख अक्ष है। क्या ऐसा हो सकता है कि किरणें समांतर हो जाएं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किरणें कैसी लानी पड़ेंगी? ऐसी लानी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसी किरणें आ रही हैं कन्वर्जिंग, तो उनको ये क्या करेगा? फैलाएगा, तो फैला के समांतर कर देगा। तो यानी ये किरणें अंदर को मिलाई जाएं तो यहाँ कहीं पर एक वस्तु रखी हुई मानी जा सकती है। जहाँ वस्तु रखी हुई काल्पनिक रूप से मानी जा सकती है, जिसके कारण किरणें अनंत पर बन रही हैं, अनंत पर पहुँच गई, यानी अनंत हो गया, अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये F1 है, इसका F1 यहाँ है। उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस कैसा है? आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और इसमें कैसा है? आभासीय। ठीक है, बना लीजिए। यहीं पर बना देता हूं द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अब बताओ जरा, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब कहाँ बने अगर वस्तु अनंत पर हो? तो जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो फोकस होता है द्वितीय फोकस। ठीक है, इसमें बताओ, किरणें अनंत से आ रही हैं समांतर, तो वो तो और फैल जाएंगी, तो ये पीछे मिलेंगी F2। तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दोनों आभासी हैं। उत्तल लेंस में प्रथम और द्वितीय दोनों वास्तविक हैं। सामान्यतः जब कुछ नहीं कहा जाता प्रश्न में तो द्वितीय फोकस ही मानेंगे। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूं द्वितीय फोकस पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, आप कहोगे पॉजिटिव इधर है, और ये द्वितीय कैसा होगा? ये वाला नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसलिए तो पॉजिटिव मानते हैं और अवतल की इसीलिए नेगेटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ नहीं कहा जाए तो द्वितीय फोकस की ही बात करते हैं। ठीक है, लिख लेना, जब कुछ नहीं कहा जाए तो द्वितीय फोकस ही
द्वितीय फोकस दूरी ही लेंस की फोकस दूरी होती है। द्वितीय फोकस दूरी ही लेंस की फोकस दूरी होती है। बाकी सामान्य बातें समझते हो लेंस के बारे में। ये लेंस है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? अरे नहीं पता? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। इस पॉइंट को F2 और इस पॉइंट को F1। वक्रता दोनों तरफ बराबर है, माध्यम दोनों तरफ बराबर है, तो F1 F2 की दूरियां बराबर होती हैं। ये द्वितीय फोकस दूरी है, प्रथम फोकस दूरी। यहां से यहां तक ये व्यास है इसका, ये पूरा एक, इसको बोलते हैं द्वारक। द्वारक का व्यास अपर्चर बोलते हैं, जिससे लाइट एंटर करती है, प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, द्वारक बोलते हैं। इसमें प्रतिबिंब रचना के नियम वही हैं जो दर्पण में पढ़े थे हमने। क्या है बोलो? कोई किरण अगर, कोई प्रकाश किरण अगर कैसी आए, कोई प्रकाश किरण अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के बाद वो किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। और जो किरण फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी, या इस फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। जो किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, जो किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, वो नहीं मुड़ेगी। मिटा दें? अब देखो लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं, आप भी बना लो, और नहीं बनाना हो तो एक सिंपल तरीका बता दूंगा, वो कर लेना। ठीक है, कुछ कह रहे होंगे सर वही बता दूं पहले। तो वो ये है, ये F है, ये इधर क्या होगा? F2 मान के चल रहे हैं, F1 F2 दोनों बराबर हैं, तो उनको F1 F2 को फिर हम F1 F2 नहीं लिखें, क्या लिखें? F और F लिख देते हैं। इधर हो गया ये 2F और इधर डबल डिस्टेंस हो गई 2F। ठीक है, ऊपर हम रखते हैं वस्तु। वस्तु अगर अनंत पर है, यहां रखिए पहली पोजीशन, वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर फोकस पर बनेगा। तो यहां पर मैं ये लिख दिया 1 यानी फोकस पर बना। और इसके लिए m वेरी वेरी लेस देन -1 होगा। इसका मतलब क्या है? m वेरी वेरी लेस देन -1 का मतलब क्या है?
प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु रख दें अनंत और 2f के बीच में, यहाँ दूसरी स्थिति में, तो अब ये प्रतिबिंब इधर खिसकता जाएगा, f और 2f के बीच में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, f और 2f के बीच में। इसके लिए हम बोलेंगे m लेस देन -1। लेस देन -1 का मतलब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। वस्तु को रख दें इधर ठीक 2f पर, तीसरी स्थिति 2f पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा कहाँ पर, यही 2f पर, यानी m बराबर क्या होगा इसमें, बोलो m बराबर क्या होगा, m बराबर -1, ठीक है, यानी उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब को, वस्तु को रख दें 2f और f के बीच में, चौथी स्थिति, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत, 2f और अनंत के बीच में, चौथी स्थिति। इसमें अब बड़ा होता जाएगा m ग्रेटर देन -1। वस्तु को रख दें ठीक f पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, पांचवी स्थिति में, m वेरी वेरी ग्रेटर देन -1 होगा। वस्तु को रख दें f और o के बीच में, यहाँ कहीं छठवीं पोजीशन में, तो अब प्रतिबिंब भी इधर ही छठवीं पोजीशन में कहीं बनता है प्रतिबिंब, और इसके लिए m ग्रेटर देन +1 होता है, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, और आभासी बनेगा। प्लस का मतलब आभासी, m अगर प्लस है तो आभासी प्रतिबिंब होता है, m की वैल्यू अगर प्लस है तो क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। तो ये 6 स्थितियां याद रखना अच्छी तरीके से, बाकी अगले टर्न पर इनके अलग अलग डायग्राम देखेंगे। केंद्र के अंदर वस्तु कैसे रखोगे, लेंस के अंदर कैसे घुसेंगे, हाँ पास में रख सकते हैं, हाँ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे यहाँ रख दी अपन ने, अगर वस्तु को अगर मैंने यहाँ रख दी तो वस्तु के बराबर ही बनेगी, बिल्कुल आभासी और वस्तु के बराबर। चिपका के रख दी, कंडीशन यही है, वो जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, जरा सा भी गैप हुआ तो बड़ी बन जाएगी, और अगर बिल्कुल चिपका के रख दी तो आभासी बनेगी, बराबर बनेगी। लेकिन थियोरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से उसको चिपका के रखा नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूटन ये कहते थे कि दो वस्तुओं के बीच में कभी भी दूरी जीरो नहीं कर सकते। हम चिपका के रखने का मतलब कह रहे हैं कि इस के और लेंस के बीच की दूरी जीरो हो जाए, तो सैद्धांतिक रूप से जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकली तो चिपका दी है, अपन ने कह दी देखो दोनों के बीच की दूरी नाप लो, जीरो है स्केल से। लेकिन दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ दूरी सैद्धांतिक रूप से अवश्य रहेगी, वो भले ही 0.00000 अमेरिका तक जीरो लगाओ और वहाँ लिखो 1 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, इतनी दूरी तो रहेगी। और इतने से भी संतुष्टि नहीं हो तो पूरी अर्थ का चक्कर लगा लो जीरो लगाते लगाते, और आगे निकल जाओ। और संतुष्टि नहीं हो तो किसी प्लानेट तक चले जाओ, 0 लगाते चले, वहाँ से लौट आओ। तो न्यूटन कहते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है टेंड्स टू 0 होगी, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। मतलब 0 की ओर अग्रसर है, और अग्रसर है मतलब कि पता नहीं कब 0 होगी। तो इसलिए थियोरेटिकली तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। तो थियोरेटिकली दो वस्तुओं को चिपकाया नहीं जा सकता, ऐसे सोचो।